वेलकम टू गेट एकेडमी। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 लेने वाला हूँ, लोकस डायग्राम का सेकंड क्वेश्चन ले रहा हूँ। अलग बात है कि बहुत पुराना क्वेश्चन है, गेट इलेक्ट्रिकल 1999 का क्वेश्चन है, बहुत ही ओल्ड क्वेश्चन है। तो इसलिए भी कई बार लोग इस टॉपिक को नहीं पढ़ते कि बहुत पुराने समय में पहले लोकस डायग्राम पूछते थे। तो मैं बोला हूँ आपके पास कि हमेशा ऐसे जो सालों पहले क्वेश्चन आते थे वो कभी भी आपको न्यू लेटेस्ट एडिशन में देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि आप कोई सोचे कि लोकस डायग्राम का तो क्वेश्चन आता नहीं, तो देखो 2018 में लोकस डायग्राम का क्वेश्चन आ गया, इलेक्ट्रिकल वालों को आ गया, 2018 में इंस्ट्रूमेंटेशन वाले को आ गया। और बहुत सिंपल सा टॉपिक है, इसलिए आपको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप कभी भी ऐसा ना सोचे कि ये क्वेश्चन इतने साल से नहीं आया तो ये आएगा नहीं, या ये साल आ गया तो अगले साल नहीं आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो लोग ऐसे चेंजेस करते रहते, कुछ भी एज्यूम ना करें आप हर टॉपिक को बहुत अच्छा कमांड करके रखे रहे, बहुत अच्छे से पढ़ के रखे। तो अगेन क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, देखो क्वेश्चन रीड करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? ए फिक्स कैपेसिटर ऑफ रिएक्टेंस माइनस जे 0.02 ओम is connected in parallel across a series combination of fixed inductor of reactance J 0.01 ohm and variable resistor R. R is variable. As R is varied from 0 to infinite, the locus diagram of admittance for this circuit will be. इसका मतलब है कि लोकस डायग्राम ऑफ एडमिटेंस की बात चलने वाली है अभी। ठीक, किसी का भी लोकस डायग्राम फाइंड आउट कर सकते हैं। और फिर ऑप्शंस थे आपके पास कि सेमी सर्कल ऑफ डायमीटर J100 एंड सेंटर एट ओरिजिन, सेमी सर्कल ऑफ डायमीटर J50 एंड सेंटर एट ओरिजिन। स्ट्रेट लाइन दिया था, स्ट्रेट लाइन एक पैरेलल टू एक्स एक्सिस और एक इंक्लाइन बोल रहा है एक पर्टिकुलर एंगल पे। ठीक है, ऐसे 4 ऑप्शंस आपके पास थे। अब मैं चाहूंगा कि इस क्वेश्चंस को रीड करने के बाद अपने से रब कॉपी निकाले और अपने से ट्राई करें कि क्वेश्चन में क्या लिखा है। पहले तो सर्किट डायग्राम बना ले क्वेश्चन को रीड करने के बाद। ये एक अच्छी हैबिट में होता है कि कई बार क्वेश्चन में स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट को आप रीड किए, एक रब कॉपी में उस सर्किट डायग्राम को बनाए और फिर हैंडल करने की कोशिश की। नहीं बनेगा नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर आपसे बनेगा तो आपको अच्छी फीलिंग आएगी। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, मेरा वीडियो पूरा देखना है कि मैं क्या बोलता हूँ, आपको अपने से ट्राई करना है। तो अगेन मैं चाहूंगा कि इस क्वेश्चन को आप अपने से ट्राई करें, क्वेश्चन को रीड करें, बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन को रीड करें, उसके बाद रब कॉपी निकाले और एक बेस्ट ट्राई मारे। जिन लोगों का इस क्वेश्चन का आंसर आएगा उनको एक अच्छी फीलिंग आएगी कि ठीक है वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बाकी लोग ट्राई करने के बाद फिर मेरा कंटिन्यू करें इस वीडियो को और फिर देखें कि आपकी फीलिंग कितनी मैच होती है करके। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूं। ओके, क्वेश्चन में क्या बोला है कि आपके पास एक फिक्स कैपेसिटर है जिसका रिएक्टेंस माइनस J 0.02 है। एक फिक्स कैपेसिटर आपके पास, ये जिसका आपके पास रिएक्टेंस या इंपेडेंस माइनस J 0.02 ओम। ठीक, इतना लिखा हुआ आपके पास। उसके बाद बोला कि पैरेलल में एक सीरीज कॉम्बिनेशन है, एक R और L का, एक R है और एक L है। R आपके पास वेरिएबल है, ठीक है, R एक वेरिएबल है, और L की जो वैल्यू उसका रिएक्टेंस गिवन है, फिक्स इंडक्टर का रिएक्टेंस गिवन है J 0.01 ओम, ऐसा आपके पास। ठीक है, अब यहाँ मैं मान लेता हूँ आपके पास कि कैसी सिग्नल है तो V एंगल ऑफ 0 आपके पास ये होगा, ये V cos ओमेगा टी या V sin ओमेगा टी। और यहाँ से अगर मेरे को कोई बोल रहा है कि एडमिटेंस का फेजर डायग्राम चाहिए, ठीक है, नो प्रॉब्लम, एडमिटेंस का फेजर डायग्राम, तो Y रिप्रेजेंट द एडमिटेंस फेजर डायग्राम और R इज वेरिएबल। तो आप किसी को भी अगर किसी का भी फेजर डायग्राम निकालना है तो एक वेरिएबल होना चाहिए, तो देखो R वेरिएबल है। अब आपके कैलकुलेशन का स्टाइल कैसा होना चाहिए, अब आप ध्यान से देते रहेगा। अगर मेरे को Y लिखना और पैरेलल फिगर है तो पैरेलल में एडमिटेंस ऐड हो सकता है। अगर मैं बोलूं कि इसका एडमिटेंस कितना होगा, ये तो इंपेडेंस या रिएक्टेंस है, इसका कितना होगा आपके पास, तो 1 अपॉन करूंगा, तो 1 अपॉन माइनस ये लिख देता हूं आपके लिए 0.02। पैरेलल में एडमिटेंस ऐड होता है तो इसलिए प्लस ऐड कर रहा हूं। इसका एडमिटेंस कितना होगा, इसका इंपेडेंस सीरीज में तो इंपेडेंस ऐड होता है, एडमिटेंस कितना होगा 1 अपॉन R प्लस J 0.01, ये एडमिटेंस है और सीरीज में इंपेडेंस ऐड हो गया तो इंपेडेंस है, 1 अपॉन इंपेडेंस एडमिटेंस होता है। इसको सॉल्व किया तो कितना हो गया 100/2, ये तो J50 आ रहा है, देखो ध्यान से, माइनस J प्लस J हो गया J50 प्लस 1 अपॉन R प्लस J 0.01। अब ये एडमिटेंस है, इसका लोकस डायग्राम बनाना है। अब आप चाहो तो एलसीएम ले सकते हो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, फिर आप बोलोगे Y का पूरा मैग्नीट्यूड चाहिए, Y का पूरा एंगल चाहिए, ये एक स्टाइल। सेकंड चीज है आपके पास की हमको दिख रहा है कि अलग से, अगर मैं ऐसा करता हूं, कर सकता हूं बिल्कुल, कि मैं अभी रेस्टलाइज, अभी मैं क्या करूंगा, इसको एलसीएम ले लूंगा और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, पूरा एक नंबर बना लूंगा, मैग्नीट्यूड लूंगा और एंगल करूंगा, ऐसा आप कर सकते हो बोला मैं, जैसे मैं बाकी में किया भी हूं। फिर मेरे को दिख रहा है कि यार ये तो पहला जो पार्ट है तो इमेजनरी पार्ट ऑलरेडी है, जो फर्स्ट पार्ट है तो इमेजनरी ऑलरेडी दिख रहा होगा आपको। अगर मैं इसके स्टाइल को चेंज करूं, ध्यान देते रहिएगा, आपके पास J50 है, मैं बोलूं इसको रेशनलाइज कर लो तो कितना होगा, रेशनलाइज R माइनस J 0.01 डिवाइड बाई R स्क्वायर प्लस 0.01 का होल स्क्वायर, देखो रेशनलाइज कर दिया। अब रेशनलाइज करने से क्या हुआ, पार्ट आ गया R अपॉन R स्क्वायर प्लस 0.01 का स्क्वायर, ये रियल पार्ट है। इमेजनरी पार्ट कितना है, J को कॉमन लिए तो 50 माइनस 0.01 अपॉन R स्क्वायर प्लस 0.01 का स्क्वायर, ये आपके पास इमेजनरी पार्ट आ गया। देखो Y
ऐसा भी किया जा सकता है आपके पास। और अगर आपको लग रहा है कि सर पहले वाले क्वेश्चन में तो आप मैग्नीट्यूड और एंगल लेते थे, तो सीधे मॉड डालो ना, सीधे आपके पास इसको एलसीएम लो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ऊपर एक नंबर आएगा, नीचे एक नंबर आएगा, मॉड करो मैग्नीट्यूड और फिर एक एंगल भी लिख लो। ऐसा भी आपको ट्राई कर लेना है। मैं क्या किया, रियल और इमेजिनरी को अलग अलग किया। अब मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को एक लोकस डायग्राम बनाना है, इसका मतलब लोकस डायग्राम मतलब होता क्या है, मैं रिपीट करता हूँ बार बार, लोकस मतलब क्या होता है कि रियल पार्ट ऑफ एडमिटेंस ये, और एक क्या होगा एडमिटेंस का इमेजिनरी पार्ट, इसी को बोलते हैं वाई प्लेन, इसी को बोलते हैं वाई प्लेन, एक एडमिटेंस प्लेन, एक वाई प्लेन का आपके पास फिगर बनाना है, तो वाई प्लेन का फिगर जो बना रहे हैं उसी को बोलेंगे एडमिटेंस लोकस डायग्राम। वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, तो वेरिएबल अब यहाँ पे आर है। और फिर अगर आपको एंगल की बात करो तो फिर आपको पता होना चाहिए कि एंगल ये 0 होता है, ये आपके पास एंटी क्लॉकवाइज में एंगल ऊपर 90 होता है, ये क्लॉकवाइज में एंगल -90 होता है, ये सब स्टाइल है। अब अगर मैं बात कर रहा हूं आपके पास कि देखो रियल पार्ट इतना है, अच्छे फॉर्म में हम ट्राई कर रहे हैं ना, ध्यान देते रहेगा। अगर मैं बोलूं कि रियल पार्ट इतना है और आर की वैल्यू वेरी कर रहा है, आर की वैल्यू चलो ले लेता हूं मैं, आर की वैल्यू, और मैं बोल देता हूं कि चलो रियल वैल्यू ऑफ वाई कितना है, तो रियल वैल्यू ऑफ वाई कितना है आपके पास आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस 0.01 स्क्वायर, ठीक है चलेगा ओके। मैं बोल दूं कि इमेजिनरी वैल्यू ऑफ वाई क्या है, मैं अलग अलग कर लिया ना, रियल और इमेजिनरी को अलग अलग कर लिया, और रेशनलाइज करना बहुत आसान था, तो इमेजिनरी वैल्यू को अलग कर लिया, 50 माइनस 0.01 अपॉन आर स्क्वायर, पूरा एलसीएम नहीं है ना यार रखना, आर स्क्वायर प्लस 0.01 का स्क्वायर, इतना है आपके पास, चलो ठीक है। अब अगर मैं बोलूं कि आर की वैल्यू 0 है, अगर मैं आर की वैल्यू 0 पुट कर रहा हूं तो क्या होगा, तो आर की वैल्यू 0 पुट करने से तो रियल वैल्यू भाई 0 हो गया, आर की वैल्यू इमेजिनरी वैल्यू कितना होगा, आर की वैल्यू 0 पुट किया तो 0 हो गया, 0.01 से 0.01 कैंसिल आउट हो गया, 1/0.01 कितना होता है, 1/0.01 कितना होता है 100, 50 माइनस 100 कितना हो गया -50 आ गया, देखो इमेजिनरी पार्ट -50 आ गया, ध्यान देते हैं ना। और अगर मैं किसी को बोलूं कि चलो आर की वैल्यू इनफाइनाइट पुट करता हूं, डायरेक्ट लास्ट वैल्यू ले लिया, एक आधी वैल्यू लेना हो तो ले भी सकता हूं, बट मैं इनफाइनाइट वैल्यू ले लिया, आर के लिए इनफाइनाइट लिया, तो देखो ये इनफाइनाइट है और ये इनफाइनाइट का स्क्वायर है, ये फर्स्ट ऑर्डर है सेकंड ऑर्डर है, अब ये फर्स्ट ऑर्डर डिवाइड बाय सेकंड ऑर्डर है, वेयर आर इक्वल टू इनफाइनाइट, तो रिजल्टेंट विल बी 0, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि आर की वैल्यू इनफाइनाइट ले रहा हूं तो ये पूरा सेकंड टर्म 0 हो गया, ये तो 50 आ गया आपके पास, देखो ये 50 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि जब आर 0 था तो रियल वैल्यू 0 था, ठीक है, इमेजिनरी वैल्यू कितना था -50, तो यहां कहीं पे आएगा, इमेजिनरी वैल्यू आपके पास -50 यहां कहीं पे आएगा, ये देखो ये -50 आएगा देखो, और आर इनफाइनाइट पे देखो रियल वैल्यू अगेन 0 है, 50 आ गया आपके पास, ये देखो 50 आ गया, ये इतना आ गया आपके पास। और अगर आप बहुत अच्छे से पहले से लोकस डायग्राम जानते हो तो आपको पता होना चाहिए कैसा फिगर बनेगा, आर की वैल्यू 0 से लेके आपके पास ऐसा बढ़ते जाएगा ये। अब किसी का हो सकता है कि सर ये तो इधर भी कर सकता था, तो इधर भी करते तो आपके पास एक सेमी सर्कल बन जाता। यहाँ पे पॉइंट कितना आ गया आपके पास, अगर आपको लिखना है ये -j50 है, तो माइनस क्योंकि इमेजिनरी का नेगेटिव है आपके पास, ये कितना है इमेजिनरी वैल्यू है, तो ये कितना आपके पास 50 मतलब j50 है। तो ये डायमीटर कितना है पूरा का पूरा सर्कल का डायमीटर कितना है, j100 है भाई। वैसे डायमीटर सिर्फ 100 बोलने से चल जाएगा, लेकिन ऑप्शंस में j के फॉर्म में लिखा है, j100 आपका डायमीटर है। ये इसका जो सेंटर है वो क्या है, ओरिजिन है इसका सेंटर, इसका रेडियस कितना है, रेडियस 50 है आपके पास। ये देखो इतना अच्छा आइडिया होना चाहिए आपके पास। तो देखो इमेजिनरी पार्ट अलग अलग कर लिए। अगर मैं बोलूं कि ऑप्शंस क्या होगा, तो सेमी सर्कल ऑफ डायमीटर j100 होगा और सेंटर एट ओरिजिन होगा, तो आंसर ये आ गया आपके पास। इतना अच्छे फॉर्म में आपको क्लियर होना चाहिए। आपका क्वेश्चन हो भी सकता है आपके पास कि सर मैं मैग्नीट्यूड और एंगल निकाल रहा हूं, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा होगा क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ज्यादा टफ नहीं है लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है कि बहुत ही अच्छे से लिखना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड को अच्छे से लिखना पड़ेगा, आपका मैथ्स जबरदस्त होना चाहिए। अगर फिर तो आप कुछ भी कर सकते हो कभी भी, तो आप वाला भी ट्राई करेंगे मैग्नीट्यूड और एंगल लेने वाला। मैं क्या किया, रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग कर दिया, क्योंकि हम लोकस डायग्राम में करते क्या, रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों को ड्रॉ करते, बना दिया मैं आपके। चलो फिर भी और बात करता हूँ डिस्कशन में, मैं ये भी क्वेश्चन कर सकता हूँ, अगर अलग बात है कि चलो मेरे पास ऑप्शंस के अकॉर्डिंग तो आ गया, बट अगर फिगर ये बना था, सपोज करो ऑप्शंस में एक और फिगर होता और ऐसा भी बना होता, तो फिर मैं कैसे डिसाइड करता कि फिगर इधर जाएगा कि इधर जाएगा। तो मैं बोल रहा हूं कि देखो आर की वैल्यू 0 से लेके इनफाइनाइट हुआ, यहाँ पे आर कितना है, यहाँ पे आर कितना है, यहाँ पे आर कितना है, यहाँ पे आर इनफाइनाइट है, तो आर 0 से इनफाइनाइट के बीच में हो रहा है, तो कहीं ना कहीं तो होगा। और अगर मैं बोल रहा हूं कि अगर ये सही में अगर ये सेमी सर्कल है, इसका मतलब ये पूरा मिलाऊंगा तो सर्कल होगा, अगर ये सेमी सर्कल है, इसका रेडियस 50 है, ये 50 है, तो कंफर्म है ये भी 50 पे कट करना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पॉइंट्स होगा आर की किसी एक वैल्यू के लिए यहाँ पे 50 आना चाहिए, तो कंफर्म है अगर ये सही है तो। और अगर ये सही होता तो -50 आ जाता। तो मैं क्या करता हूं, मैं बोल रहा हूं कि अगर मेरे को रियल वैल्यू निकालना है, रियल वैल्यू निकालना है इस एडमिटेंस की, तो एडमिटेंस की रियल वैल्यू निकालना है तो मेरे को इमेजिनरी पार्ट 0 पुट करना चाहिए। अगर मेरे को रियल पार्ट अगर फाइंड आउट करना है तो मैं क्या कर रहा हूं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ y को 0 पुट कर दे रहा हूं, आपके स्टाइल के लिए, आपके कंसेप्ट के लिए कि चलो और भी आगे बात कर लेता हूं। तो इमेजिनरी पार्ट 0 पुट करो, इमेजिनरी पार्ट 0 पुट किया तो 50 इक्वल टू आ गया 0.01 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 0.01 का स्क्वायर, ये आ गया आपके पास, देखो यहाँ। और अगर ऐसा आ गया आपके पास तो कितना हो गया, आर स्क्वायर प्लस 0.01 का स्क्वायर, ऐसा आ रहा आपके पास, और 0.01 अपॉन 50, 01
0.01/50 आ गया आपके पास। देखो ध्यान से, ऐसे आ रहा है। अब अगर मैं बोलूं कि देखो आर स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, तो आर स्क्वायर इक्वल टू 0.01 आ गया, तो मैं बोलता हूँ 1/100 लिख सकता हूँ। 1/100 लिखा तो 1/100 लिखने से 5 0 के साथ 00 आ गया, ये इधर आ गया, तो ये 1/100 है। 1/100 मतलब 1/100 का स्क्वायर ना, तो 1/100 का स्क्वायर मतलब 1/10,000, तो 1/5000 माइनस 1/10,000, 10,000 अगर मैं एलसीएम ले रहा, चलो थोड़ा सा सॉल्व कर ही देते, 10,000 एलसीएम ले रहा तो 2 हो गया और -1 हो गया, तो 1/10,000 आ गया। और 1/10,000 अगर है आपके पास तो 1/100 का स्क्वायर, और ये आपके पास था कितना आ रहा आपके पास, देखो ध्यान से, 1/, आर की वैल्यू, तो देखो आपके पास आर स्क्वायर आ गया, तो आर की वैल्यू 1/100 का स्क्वायर आ गया। इसका मतलब है कि आर की वैल्यू कितना आ रहा है, 1/100 आ गया। इसका मतलब ये हुआ, इसको हटा देता हूं, आर की वैल्यू 1/100 आना चाहिए। अगर आर की वैल्यू 1/100 है, ये आर की वो वैल्यू है जो रियल एक्सिस पे कट कर रहा होगा, कंफर्म है। और अगर ऐसा है तो रियल वैल्यू बचा कितना, चलो y के रियल वैल्यू की बात करते हैं कि रियल वैल्यू ऑफ y कितना बचा। ठीक है, आपके डिस्कशन के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा बढ़ा देते हैं कि r की वैल्यू कितना है, तो 1/100 है, हम बोल रहे चलो 1/100 r की वैल्यू, फिर r स्क्वायर, इसका मतलब 1/100 का स्क्वायर है तो 1/10,000 आ गया, प्लस 0.01 का स्क्वायर है, 0.01 का स्क्वायर मतलब 1/10,000, 2 बार 10,000 हो गया आपके पास, 10,000 एलसीएम लिए तो कितना हो गया, 2/10,000 हो गया, तो 1/100 और 2/10,000 तो 10,000 डिवाइड बाई 2, और 100 और 10,000 से 100 कैंसिल आउट हुआ, 100/2 कितना आता, देखो 50 आ गया। परफेक्टली मैथ्स में सॉल्व किया और मेरे को पता चल गया कि ये देखो 50 आना चाहिए। इसका मतलब है ये रियल वैल्यू का कट करेगा। और अगर आपको ये पॉइंट भी चाहिए किसी को, तो आर की वैल्यू कितना निकाला मैं, 0.01, 1/100। इसका मतलब आर वेरिएबल है, आर की वैल्यू 0 पे इतना आ रहा है आपके पास, -j50, आर इक्वल टू 0.01 पे ये कितना डिस्टेंस आ रहा है, 50, और आर इक्वल टू इनफाइनाइट पे डिस्टेंस कितना आ रहा है, j50। इसका मतलब एक सर्कल है, अलग बात है कि आर किसी पॉजिटिव वैल्यू के लिए बनाया हम लोग, 0 से इनफाइनाइट एक सेमी सर्कल बनाया है जिसका रेडियस 50 है, जिसका डायमीटर 100 है, बट अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इमेजनरी पार्ट में बनाया तो उसमें j 100 लिखा। अगर मैं फ्रेम करता तो मैं j नहीं लिखता, मैं सिर्फ 100 ही लिखता, बट ठीक है एग्जाम में ऐसा लिखा था। तो ये j100 आपके पास का डायमीटर है, रेडियस j50, और इसका सेंटर का कोऑर्डिनेट जो है आपके पास वो ओरिजिन है। इतना डिटेलिंग आपको क्लियर होना चाहिए, आपके लिखने का स्टाइल बहुत अच्छा होना चाहिए। आप केयर करें हमेशा, जब भी आप कोई वीडियो को देखते हो तो आप हमेशा देखें कि कैलकुलेशन का स्टाइल कैसे होता है, कैलकुलेशन का स्टाइल कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, कैसे नंबर को मैनेज किया जा सकता है। बार बार आपको कैलकुलेटर की जरूरत ना पड़े। अगर वर्चुअल कैलकुलेटर अगर आप यूज कर रहे हो तो आपको नंबर को अच्छे वे में लिखते आना चाहिए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नंबर ऐसे ही लिखे होते हैं। तो आप अपनी स्टाइल को भी इंप्रूव करें, अपने मैथ्स को भी इंप्रूव करें, कंसेप्ट को भी इंप्रूव करें। ठीक है, तो आप बिल्कुल कमेंट्स में बताने वाले हो कि आपसे पहले ही बन गया क्या, क्योंकि एक अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपसे पहले ही सॉल्व हो गया तो इट्स गुड। और आप क्या करने वाले हो, आप इसका एलसीएम लेने वाले हो, फिर पूरा मैग्नीट्यूड बनाने वाले हो, और फिर मैग्नीट्यूड के बाद y का मैग्नीट्यूड के बाद एक y का एंगल लेने वाले हो, और r की वैल्यू पुट करने वाले हो 0 और इनफाइनाइट, और फील करने वाले हो आपके पास कि क्या मैग्नीट्यूड और एंगल से भी आप कंफर्टेबल हो। तो आपको पहले ही पता होना चाहिए कि देखो रैशनलाइज किया जा सकता है। तो हमेशा एक स्मार्ट स्टूडेंट क्या करता है, स्मार्ट स्टूडेंट को हमेशा पता होता है कि कब कौन सी चीजों को अच्छे से अप्लाई करना है। जब उसको दिखा कि अरे यार यहाँ तो इसको इसके साथ मर्ज करने से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिखेगा तो रैशनलाइज कर लिया। अगर ये नहीं होता और सिर्फ ये नंबर होता तो बहुत ही अच्छे से मैं इसका मैग्नीट्यूड ले लेता, इसका एंगल ले लेता, तो भी आसान हो जाता है। तो जब आपको चीजें आती है तो उस केस में आपको हमेशा स्मार्ट वे से जाना है कि कौन सी चीजें इजी वे में जा सकती है, कौन सी चीजें कॉम्प्लिकेटेड वे में जा सकती है। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, आप एंजॉय किए होंगे सॉल्यूशन के साथ, और आपसे अगर पहला बना होगा तो इट्स टू गुड कि पहले आपसे सॉल्व हो गया। तो इतना मेरे को लगता है कि एक नेटवर्क के स्टूडेंट को इतना अच्छे से आना चाहिए, एक एसी एनालिसिस अच्छे से हैंडल करते आना चाहिए। तो आप एसी एनालिसिस जब भी पढ़ते हो आप बहुत केयर करके चीजों को लिखे, रफ कॉपी में एकदम रफ टाइप से ना करें, थोड़ा सा प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन का भी केयर करें, एसी एनालिसिस आसान हो जाएगा। ठीक है, बस डायग्राम के हम क्वेश्चन कंटिन्यू करते जा रहे हैं। 2 क्वेश्चन कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास स्टार्ट करता हूं। गेट इलेक्ट्रिकल 2007 इलेक्ट्रिकल 2007 में भी एक क्वेश्चन आया था। तो ठीक है, इस क्वेश्चन में फोकस करते हैं कि क्वेश्चन क्या है। ठीक है, यहाँ पे फोकस करते हैं। द आरएलसी सीरीज सर्किट सप्लाइड फ्रॉम ए वेरिएबल फ्रीक्वेंसी वोल्टेज सोर्स। ठीक है, तो ओमेगा इज वेरिएबल, क्वेश्चन में ओमेगा वेरिएबल है आपके पास। ठीक है, फिर बोला द एडमिटेंस लोकस, द एडमिटेंस लोकस, तो इसका मतलब है कि एडमिटेंस लोकस डायग्राम हमको ड्रॉ करना है ऑफ द आरएलसी नेटवर्क एट टर्मिनल ए बी फॉर इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी ओमेगा। तो ओमेगा वेरी कर रहा है, 0 से इनफाइनाइट तक ओमेगा वेरी करो। इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी दैट मींस इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी ओमेगा, दैट मींस 0 से इनफाइनाइट तक ओमेगा को वेरी करते रहो, और आपके पास एडमिटेंस का लोकस डायग्राम बनाओ। तो एडमिटेंस का मतलब यहाँ से एडमिटेंस वाई। तो अगर मेरे को एडमिटेंस का लोकस डायग्राम बनाना और ओमेगा इज वेरिएबल है, तो एक सीरीज आरएलसी नेटवर्क है। सीरीज आरएलसी नेटवर्क में अगर मैं बोलूं कि जेड ए बी कितना होगा, ए बी टर्मिनल से इंपेडेंस देखा जाए, इनपुट इंपेडेंस देखा जाए, कितना होगा, आर प्लस
जे ओमेगा एल प्लस 1 अपॉन जे ओमेगा सी, तो सभी को पता होता है सीरीज। एक सीरीज में अगर आपके पास 3 एलिमेंट आरएलसी नेटवर्क और बोला जाए कि उसका इनपुट इंपेडेंस क्या होगा, इंपेडेंस कितना होगा, तो सिंपल आर प्लस जे ओमेगा एल प्लस 1 अपॉन जे ओमेगा सी। बट अगर मेरे को बोला जाए कि एडमिटेंस कितना होगा, तो एडमिटेंस 1 अपॉन जेड ए बी होगा। इसका मतलब एडमिटेंस की अगर मैं बात करूं तो 1 अपॉन आर प्लस जे ओमेगा एल प्लस 1 अपॉन जे ओमेगा सी, ऐसा होगा। अब आपके पास अगर वाई ए बी है, अगर आपके पास वाई ए बी, मैं बोल सकता हूँ 1 अपॉन आर जे, अगर मैं कॉमन ले लिया तो ये आ गया ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी, ये आ गया। अब मेरे पास अगेन दो पॉसिबिलिटी है, क्या मैं रेशनलाइज लेके रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग कर सकता हूं, या मैं मैग्नीट्यूड और एंगल की हेल्प ले सकता हूं। इसके पहले वाले क्वेश्चन नंबर 2 जो मैं लिया था, उसमें मैं क्या किया था, मैं रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग कर दिए थे, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास J50 अलग से रखा हुआ था। तो क्या करना है अभी आपको, अभी आप इसमें रेशनलाइज वाला पार्ट आप अप्लाई करोगे। इस बार मैं मैग्नीट्यूड वाला पार्ट अप्लाई करता हूं। मैं चाहता हूं कि आपका अप्रोचेस एकदम क्लियर हो, आपको जबरदस्त तरीके से चीजें क्लियर हो, इसलिए मैं चीजें चेंज करते रहता हूं कि एक क्वेश्चन में ये कर दिया, एक क्वेश्चन में ये कर दिया। तो देखो मैं आपके पास रेशनलाइज भी कर सकता हूं बहुत आराम से, बट इस बार क्या कर रहा हूं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है। मैग्नीट्यूड भी मैं लिख के दिखा देता हूं कि एक कॉम्प्लिकेटेड जगह पे, ऐसी जगह पे क्या मैग्नीट्यूड और एंगल को हैंडल किया जा सकता है। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हाँ बहुत सारे लोग अगर दिए होंगे तो रेशनलाइज करके दिए होंगे, क्योंकि रेशनलाइज करके इसको थोड़ा ज्यादा इजीली हैंडल, तब उस केस में भी इजी नहीं होगा, बट फिर भी ज्यादा इजीली हैंडल किया जा सकता है। मैं क्या करता हूं, इसमें क्या करता हूं, एडमिटेंस का मैग्नीट्यूड ले लेता हूं, वाई ए बी का मैग्नीट्यूड ले लिया, ये ले लिया, वाई ए बी का मैग्नीट्यूड 1 अपॉन अंडर रूट रियल पार्ट स्क्वायर तो आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी होल स्क्वायर। देखो ये मैग्नीट्यूड ले लिया आपके पास वाई बी। अगर मैं एंगल ऑफ वाई बी बोल रहा हूँ कि एंगल कितना होगा आपके पास एडमिटेंस का, 1 का एंगल 0, डिवाइड किए तो माइनस आ गया, माइनस टेन इनवर्स ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी डिवाइड बाई आर। ओमेगा वेरिएबल है, थोड़ा सा केयर करेंगे अपन। अगर मैं बोल रहा हूँ चलो ओमेगा अगर वेरी कर रहा है, ठीक है, एंगल ऑफ वाई बी की बात चल रही, थोड़ा सा बिग फॉर्म दिख रहा है। ओमेगा की वैल्यू अगर मैं 0 पुट कर दूं तो क्या होगा, ओमेगा की वैल्यू अगर 0 पुट कर दूं तो ध्यान देखना मैग्नीट्यूड, ओमेगा की वैल्यू 0 पुट किए तो 0 हो गया। ये 1 अपॉन 0 कितना होता है, 1 अपॉन 0 इनफाइनाइट, 0 माइनस इनफाइनाइट, इनफाइनाइट हुआ, उसका स्क्वायर किया तो इनफाइनाइट हुआ, आर स्क्वायर प्लस इनफाइनाइट, इनफाइनाइट हुआ, अंडर रूट ऑफ इनफाइनाइट, इनफाइनाइट हुआ, 1 अपॉन इनफाइनाइट 0, तो मैग्नीट्यूड 0 होगा। एंगल की बात कि ओमेगा इक्वल टू 0 पे कितना होगा, तो 0 हो गया। ओमेगा इक्वल टू 0 पे कितना होगा, 1/0 इनफाइनाइट होता है, माइनस इनफाइनाइट, आर की कोई भी वैल्यू फिक्स है तो माइनस इनफाइनाइट, 10 वर्स माइनस इनफाइनाइट, 10 वर्स माइनस इनफाइनाइट की अगर मैं बात करूं कि कितना आ रहा है, तो 10 वर्स माइनस इनफाइनाइट कितना आएगा आपके पास, माइनस 90, पहले से एक माइनस है तो प्लस 90 आ गया, एंगल प्लस 90 डिग्री, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं कि चलो ओमेगा की वैल्यू अगर आपके पास यहां से अगर मैं बोल दूं कि ओमेगा की वैल्यू क्या पुट कर रहा है आपके पास, ओमेगा तो वेरी कर रहा है, ओमेगा की वैल्यू एक इनफाइनाइट पुट कर देता हूं, उसके एक आधी वैल्यू पुट करना रहेगा तो पुट कर दूंगा। ओमेगा की वैल्यू इनफाइनाइट पुट कर रहा हूं, क्या होगा, ओमेगा की वैल्यू 1 बाय इनफाइनाइट करूंगा 0 हो गया, जाने दो इसको, बट ये इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का स्क्वायर इनफाइनाइट होता है, तो 1 अपॉन इनफाइनाइट 0, इसका मतलब अभी भी मैग्नीट्यूड 0 आ रहा है, बट ओमेगा इनफाइनाइट पुट किया, 1 बाय इनफाइनाइट 0 हो गया, जाने दो इसको, इनफाइनाइट 10 वर्स इनफाइनाइट कितना होता है 90, बाहर एक माइनस है, माइनस 90 आ गया आपके पास, देखो माइनस 90। अब क्वेश्चन ये हो रहा है कि अगर आपको एडमिटेंस का एक लोकस डायग्राम बनाना है जिसमें आप बोल रहे कि ये रियल पार्ट है वाई का, ठीक है, जो ऑप्शंस लिखे उसमें भी रियल और इमेजिनरी लिखा था, आपको पता होना चाहिए रियल पार्ट ऑफ एडमिटेंस, इमेजिनरी पार्ट ऑफ एडमिटेंस, ठीक है। एंगल कितना होता है, ये 0 डिग्री, ये कितना होता है क्लॉकवाइज में नीचे वाला एंगल कितना होता है 90 डिग्री, एंटी क्लॉकवाइज में ऊपर वाला एंगल कितना होता है प्लस 90 डिग्री। मैग्नीट्यूड हमेशा 0 आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ओमेगा की वैल्यू 0 पुट करने से मैग्नीट्यूड यहीं पे आएगा, और 90 से लेके आपके पास माइनस 90 तक भी बनते जा रहा है आपके पास। तो कई बार ये क्लियर नहीं होता कि मैं कैसे बनाऊं, अगर मेरे को मैग्नीट्यूड आपके पास अगर स्टार्ट भी यहीं पे हो रहा है और एंड भी यहीं पे हो रहा है, तो मैं ऐसा करके ऐसा फिगर बना सकता हूं, मैं ऐसा करके ऐसा फिगर बना सकता हूं। तो स्टार्ट भी और एंड भी एक ही जगह पे अगर हो रहा है आपके पास है, तो मेरे को हर जगह पे आपको स्टार्टिंग और एंडिंग देखो एक ही जगह पे आपको ऐसा दिख रहा है कि एक जहां से स्टार्ट हो रहा है वहीं पे एंड हो रहा है। तो अगर मैं ऑप्शन वाइज अगर देखूं आपके पास, तो इतना ईजी नहीं होगा मेरे को इतना पता होने के बाद भी कि क्या चीजें हो रही होगी। ध्यान से देखो आपके पास, मैं बोल रहा हूं कि चलो इसमें एक चीज को इंप्रूव करते हैं, एक और पॉइंट लेते हैं आपके पास। अगर मैं बोल दूं, ध्यान देखना, अगर मैं बोल दूं कि इफ ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी की वैल्यू आर है, इसका मतलब ये क्या हो गया आपके पास, ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी की वैल्यू आर हो गया आपके पास। तो ओमेगा वेरिएबल है, ओमेगा की किसी एक वैल्यू के लिए अगर मैं ये सिलेक्ट कर लूं, तो ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी, ओमेगा की एक वैल्यू सिलेक्ट कर ली हम लोग ऐसा, ठीक है। ऐसा अगर मैं सिलेक्ट कर लेता हूं कि ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी है, तो अगर मैं एलसीएम वगैरह ले लूं अगर आपके पास, और फिर मैं बोलूं कि ओमेगा की वैल्यू इतना इतना आपके पास चाहिए, तो इस केस में क्या होगा, तो ओमेगा एल माइनस अपॉन ओमेगा सी की वैल्यू अगर मैं आर ले लूं तो ये आर स्क्वायर हो जाएगा, 1 अपॉन 2 आर स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर मैं बोलूं कि ओमेगा की वैल्यू अगर ये सिलेक्ट कर रहा हूं जिसमें कि ओमेगा की कोई वैल्यू हो, ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी की वैल्यू आर जस्ट आपके लिए, तो फिर आपके पास कितना आ रहा है 1 अपॉन
√2 r बाहर आ गया तो 1/r√2 आ गया मैग्नीट्यूड, ठीक है चलो मैग्नीट्यूड आ गया। एंगल कितना आएगा, ये r पुट किया जैसे इस वैल्यू को तो कितना आएगा आपके पास, r और r/r 1 tan इनवर्स 1 कितना होता है 45, माइनस बाहर है तो -45 आ गया। इसका मतलब है कि ओमेगा की एक पॉजिटिव वैल्यू पुट करे तो -45 आ रहा है, -45 तो यहाँ का ही होता है, इस जगह पे होता है आपके पास। तो स्टार्टिंग में जैसे ही मैं ओमेगा की वैल्यू कुछ बढ़ाऊंगा आपके पास तो एंगल यहाँ का ही होगा आपके पास, तो इस जगह पे आना जरूरी है। -45 यहाँ कहीं पे आता है, अगर मैं बोलूँ कि -45 यहाँ कहीं पे आता है, इस द -45 वाला पार्ट ये। अब -45 वाला पार्ट अगर है तो आपके पास देख सकते हो, ध्यान से अगर आप देखोगे -45 वाला पार्ट की बात करूं तो क्या -45 वाला पार्ट यहाँ पे आ सकता है, नहीं। क्या -45 वाला पार्ट आ सकता, नहीं। -45 वाला पार्ट यहाँ आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। क्या -45 वाला पार्ट यहाँ आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है। तो ऑप्शन ए एंड बी बोथ आर करेक्ट अभी तो, क्योंकि -45 दोनों जगह पे। ऐसे कई बार हमको एनालिसिस करना पड़ता है और हमारा बहुत अच्छा आइडिया होना चाहिए आपके पास, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा है। अब अगर मैं बोलूं कि ओमेगा की वैल्यूज को बढ़ाते जा रहे हो तो क्या हो रहा है, तो ओमेगा की वैल्यू जब 0 रखे थे तो +90 था, तो +90 से -90 टूवर्ड्स हो रहा है। इस वाले में क्या हो रहा है आपके पास, अगर ध्यान से देखा जाए तो ये -90 है, यहाँ पे ये -90 से +90 जा रहा है आपके पास। ये जो मूवमेंट दिख रहा है आपके पास, ये जो मूवमेंट दिख रहा है आपके पास एंटी क्लॉकवाइज से +90 से -90 जा रहा है। ये कैसे जा रहा है, ये +90 से -90 आ रहा है आपके पास। तो अगर मैं ध्यान से अगर मैं बोलूं कि +90 से -90 आ रहा है आपके पास, ये वाला पार्ट, ये इस वाले मूवमेंट में आपके पास जो फिगर बन रहा है आपके पास, अलग बात है कि ये ओरिजिन जो है आपके पास, मतलब जो ओरिजिन है वही ओमेगा की वैल्यू 0 पे भी है, वही ओमेगा की वैल्यू इनफाइनाइट पे भी है, इसलिए पता नहीं चल रहा। लेकिन अगर मैं मूवमेंट की बात करूं तो क्या हुआ, तो ओमेगा इक्वल टू 0 पे एंगल 90 था आपके पास, ये 90 वाला, ये वाला, तो ये 90 से स्टार्ट हुआ और आगे बढ़ते 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 आपके पास ओमेगा की वैल्यू आ गई। इस जगह पे तो -45 आया, ऐसा बढ़ते 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 ऐसा है आपके पास, फिर ओमेगा की वैल्यू आपके पास। इसका तो जब ये स्टार्ट हुआ तो ओमेगा की वैल्यू 0 से स्टार्ट हुआ था, फिर जब ये एंड हुआ तो ओमेगा की वैल्यू इनफाइनाइट पे एंड हुआ। तो जहां से स्टार्ट हुआ तो 90 डिग्री था आपके पास, क्योंकि जो ओरिजिन होता है इसके पास पूरे एंगल है, 90 भी इसका एंगल है, -90 भी इसका एंगल है, 0 डिग्री भी इसका एंगल है, सब एंगल इसके होते हैं ओरिजिन के। तो स्टार्ट हुआ 90 से और फिर घूमता हुआ आपके पास माइनस आपके पास ये 45 डिग्री से और भी होता हुआ यहां तक आ गया। अगर मैं बोल देता कि ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा c की वैल्यू, ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा c की वैल्यू चलो -r पुट कर लो, तो मैग्नीट्यूड सेम होता, कौन सा मैग्नीट्यूड, 1/r√2 सेम होता, बट एंगल कितना होता, एंगल कितना होता, -r पुट करता तो -45 होता और पहले से माइनस था तो +45 होता, तो यहां कहीं बनता आपके पास। इसका मतलब है यहां पे एक पॉइंट बनेगा आपके पास, यहां पे एक पॉइंट बनेगा, यहां पे एक पॉइंट बनता, ये वो 45 डिग्री ये वाला फॉर्म होता, कब होता 45, ये वाले के लिए, इस वाले पॉइंट्स के लिए। ये कब आया आपके पास -45 when ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा c इक्वल टू +r। इसका मतलब 0 से बढ़ते गया 45 होता हुआ, फिर और बढ़ते गया -45 होता होता -90 हो गया। तो ये आपके पास बन रहा है। तो अच्छा क्वेश्चन था, कई इतना अच्छा एनालिसिस अगर हम ना कर पाए तो हमको आइडिया नहीं होता। तो बी आंसर आ रहा है आपके पास, ये जो फिगर बना हुआ है, क्योंकि दोनों देखने में सेम दिख रहे हैं आपके पास, हमको पता ही चल रहा है आपके पास कि यहां से स्टार्ट हो रहा तो ऐसा जाएगा कि ऐसा जाएगा, तो हम सब पता कर लिए। तो हमारा एनालिसिस कई बार बहुत ही अच्छा होना चाहिए, बहुत जबरदस्त तरीके से हम चीजों को समझना चाहिए, तो फिर हम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देखिए आपके पास कि मैं ओमेगा की वैल्यू को वेरी किया और बहुत ही इजीली हैंडल करने की कोशिश किया। यहाँ पे आपके पास वैल्यू से आप खुद भी पुट कर सकते हो। मैं दोनों का डिफरेंस एक बार r ले लिया, दोनों का डिफरेंस एक बार -r ले लिया, क्योंकि अगर ओमेगा एल ज्यादा है 1/ओमेगा c से तो डिफरेंस पॉजिटिव हो सकता है, 1/ओमेगा c ज्यादा है तो डिफरेंस नेगेटिव हो सकता है। तो आपको क्लियर रहना चाहिए आपके पास। तो ये आपके पास एक एडमिटेंस का आपके पास फॉर्म हो रहा है ये, और आपके पास ऐसा होना भी चाहिए कि अगर ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा c माइनस r, इसका मतलब है कि इंडक्टिव बिहेवियर कम है, कैपेसिटी बिहेवियर ज्यादा है। अगर कैपेसिटर का रिएक्टेंस ज्यादा है तब तो नेगेटिव हो सकता है, और कैपेसिटेंस का रिएक्टेंस अगर ज्यादा है, कैपेसिटेंस का अगर रिएक्टेंस ज्यादा है, इसका मतलब है कि कैपेसिटी बिहेवियर है, और कैपेसिटी बिहेवियर है तो पावर फैक्टर क्या होता है, कैपेसिटी बिहेवियर में लीडिंग पावर फैक्टर। ये मैं एक्स्ट्रा बात कर रहा हूं, अगर आपको जबरदस्त तरीके से अगर फेजर डायग्राम के बारे में पता है, लीडिंग और लैगिंग पावर फैक्टर के बारे में पता है, तो आपको क्या पता हो सकता है कि अगर 1/ओमेगा c ज्यादा है तो डिफरेंस नेगेटिव हो सकता है, गुड। अगर 1/ओमेगा c ज्यादा है इसका मतलब बिहेवियर कैपेसिटी है, बिहेवियर कैपेसिटी तो पावर फैक्टर क्या होता है, लीडिंग पावर फैक्टर। लीडिंग पावर फैक्टर में एडमिटेंस क्या करता है, एडमिटेंस लीड करता है, तो लीडिंग पावर फैक्टर में एडमिटेंस का एंगल कभी नेगेटिव हो नहीं सकता। इसका मतलब इस पूरे जोन में बिहेवियर कैपेसिटी है, इस पूरे जोन में जिनका जो दोनों का डिफरेंस है वो नेगेटिव है, इस पूरे जोन में आपके पास एडमिटेंस पॉजिटिव होगा। और इस जोन में क्या होगा, इस जोन में आपके पास ओमेगा एल की जो वैल्यू होगी आपके पास वो ज्यादा होगी, और इंडक्टिव बिहेवियर ज्यादा होगा तो पावर फैक्टर लैगिंग होगा, और पावर फैक्टर लैगिंग होगा तो एडमिटेंस का एंगल नेगेटिव होगा। तो इस जोन में एडमिटेंस का एंगल नेगेटिव है, इतना डिटेलिंग क्लियर होना चाहिए कि इस जोन में एडमिटेंस नेगेटिव है, पावर फैक्टर लैगिंग है, इस जोन में कैपेसिटी डोमिनेटिंग है, इस जोन में रिएक्टेंस जो है आपके पास वो नेगेटिव है, इस जोन में आपके पास जो दिख रहा है यहां पे इस जगह की अगर मैं बात करूं तो इस जगह पे एडमिटेंस का एंगल पॉजिटिव होगा। तो बिल्कुल 100% श्योर है हम कि क्या है, सही है।
ठीक है। तो अगर आपको ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स क्लियर होंगे, आपको कंसेप्ट वाइज बहुत अच्छे फॉर्म में अगर आइडिया होगा, तो आप किसी भी टॉपिक से दूसरे टॉपिक को कभी भी रिलेट कर सकते हो। तो आपको, मैं हमेशा चाहता हूं कि लोगों को अच्छे से इतना अच्छा क्लियर हो कि अगर किसी दूसरी जगह पे कोई दूसरी बात करना पड़े तो कनेक्ट कर सके। तो फिर ना आपको ना जितनी प्रॉब्लम नहीं होगी, इतने डाउट्स नहीं होंगे, क्योंकि आप चीजों को कनेक्ट कर पाओगे। जैसे कि यहाँ पे कोई भी लोकस डायग्राम में कोई भी फेजर डायग्राम की बात नहीं करता है, कोई भी लीडिंग या लेगिंग पावर फैक्टर की बात नहीं करता, बट अगर आप अच्छे से समझते हो कि कैपेसिटी बिहेवियर डोमिनेटिंग होने का क्या मतलब होता है, इंडक्टिव बिहेवियर डोमिनेटिंग होने का क्या मतलब होता है, फिर तो आप लोकस डायग्राम में फिगर देख के भी एक अच्छा आइडिया रख सकते हो कि कब क्या फिगर होना चाहिए। तो ठीक है, मैं एक्स्ट्रा बात भी कर लेता हूं, जिससे अगर आपको आइडिया हो तो आप उसका एडवांटेज ले ले। अदरवाइज तुम्हें फिगर बनाया, एंगल को अच्छे से मैनेज किया, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था। आपको क्या दिया मैं आपको ये दिया कि आप इसको रेशनलाइज करना। मैं इस बार रेशनलाइज नहीं किया, आप इसको रेशनलाइज करना, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग करना, एंगल को अच्छे से हैंडल करना। क्योंकि अगर आप एंगल को हैंडल नहीं कर पाएंगे तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप अच्छे से दे नहीं सकते। आप मेरा सॉल्यूशन देख रहे हो तो आपको आइडिया है, लेकिन जब आपकी बारी आएगी तो आपको अच्छे से मैनेज करते आना चाहिए। ठीक है, तो मेरे को लगता है कि आपको एक अच्छे फॉर्म में क्लियर हुआ। ठीक है, आपको अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाते जाना है हर क्वेश्चन के साथ, हर कंसेप्ट के साथ। ठीक है, तो अभी हमारा जो सेशन है जिसमें हम बात कर रहे हैं लोकस डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 4 ले रहे हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है, क्लियर। 3 क्वेश्चन पहले बता चुका हूँ, ये लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ लोकस डायग्राम का। इसके बाद आप लोकस डायग्राम क्वेश्चन जितना मैं पहले आपको लोकस डायग्राम के नॉर्मल जिसमें और 4 क्वेश्चन में प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इसके क्वेश्चन को बहुत अच्छे से ट्राई कीजिएगा, बनेगा लोकस डायग्राम का अच्छा आइडिया होना चाहिए। जब को पढ़ो इतने तरीके से आप जानो। तो इस क्वेश्चन में आपके पास द लोकस ऑफ द टिप ऑफ द वोल्टेज फेजर VR across the resistance R in series RLC resonant circuit is given by। ठीक है, और अब आपके पास अगर मैं ध्यान से अगर देखो आपके पास, तो इस केस में देखो आपके पास अगर मैं ऑप्शन देख रहा हूं तो ऑप्शंस में ओमेगा वेरी कर रहा है, अच्छे से बना नहीं था ऑप्शंस में। ठीक है, ESC का क्वेश्चन है 1998 का, बहुत ओल्ड क्वेश्चन है, बट ठीक है कंसेप्ट वाइज अच्छा है। तो आपके पास बिना देखे पता चल गया कि अच्छा ओमेगा इज वेरिएबल और एक सीरीज RLC सर्किट, और मेरे को जो लोकस फाइंड आउट करना है वो वोल्टेज फेजर VR का फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो बिल्कुल आप खुद सॉल्व कर सकते हो इस क्वेश्चन को। अगर मैं बोलूं कि आप ट्राई कीजिए तो मेरे को लगता है कि आप खुद सॉल्व कर लेंगे इस क्वेश्चन को, क्योंकि इसके पहले के 3 क्वेश्चन की वीडियो आप देख चुके हो। तो 4th क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। आपको करना क्या है, आपको एक सीरीज RLC नेटवर्क बनाना है, R ये L और एक सीरीज RLC नेटवर्क बनाना है। अब सीरीज RLC नेटवर्क में अगर मैं बोलूं कि आपके पास ठीक है, यहाँ पे आपके पास एक वोल्टेज V एक AC सिग्नल है और ओमेगा इज वेरिएबल है, और यहाँ पे आपके पास R है, ये L है और ये C है। इस R का वोल्टेज फेजर वोल्टेज VR है, तो बताओ VR कितना होगा। तो फ्रॉम द वोल्टेज डिवीजन रूल जो V होगा एंगल ऑफ 0 मान लेता हूँ, बाय डिफॉल्ट एज्यूम कर लिया, V एंगल ऑफ 0 डिवाइड बाई R प्लस जी ओमेगा L प्लस 1 जी ओमेगा C। ये आ गया। अगर बोलूं कि VR का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो VR का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो, ऊपर का मैग्नीट्यूड V है, डिवाइड बाय अंडर रूट R स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस 1 ओमेगा C का होल स्क्वायर, वेयर ओमेगा इज वेरिएबल। अगर बोलूं VR का एंगल निकालो, तो ऊपर का एंगल तो वैसे भी 0 डिग्री था, डिवाइड किए तो माइनस आ गया, माइनस tan इनवर्स इमेजिनरी बाय रियल, तो ओमेगा L माइनस 1 ओमेगा C डिवाइड बाय कितना आ गया R, ये एंगल आ गया। अब मेरे को पता है ओमेगा इज वेरिएबल, तो रजिस्टर जो है उसका जो वोल्टेज है, फेजर जो वोल्टेज VR अगर मेरे को फाइंड आउट, आप देखिए वेरिएबल है तो बहुत अच्छे से आपको हैंडल करते आना चाहिए कि एक ओमेगा है आपके पास, एक VR का मैग्नीट्यूड है और एक VR का एंगल। ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूँ कि ओमेगा की वैल्यू 0 तो ओमेगा की वैल्यू 0 पे क्या होगा, ओमेगा इक्वल टू 0 पे कितना होगा, 1/0 इनफाइनाइट होता है, तो इनफाइनाइट आ गया पूरा, 1 इनफाइनाइट 0 था तो मैग्नीट्यूड 0 आ गया। अगर बोलो ओमेगा इक्वल टू 0 पे एंगल कितना होगा, तो ये तो गया 1/0 कितना होता है, 1/0 की बात करूं तो इनफाइनाइट माइनस बचा, 10 वर्स माइनस इनफाइनाइट माइनस 90, पहले से माइनस से प्लस 90 आ गया। ओके गुड। अगर ओमेगा की वैल्यू इनफाइनाइट पुट कर दो बोल रहा हूँ, तो ओमेगा की वैल्यू इनफाइनाइट पुट की थी तो 1/0 हो गया ये, इनफाइनाइट पुट किया तो ये इनफाइनाइट का स्क्वायर इनफाइनाइट होता है, 1 इनफाइनाइट 0 मैग्नीट्यूड आ गया। ओमेगा की वैल्यू इनफाइनाइट पुट किया तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, तो गया इनफाइनाइट पुट किया तो 10 वर्स इनफाइनाइट 90 होता है, माइनस बाहर है तो माइनस 90। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको VR का जो रजिस्टर का वोल्टेज है उसका अगर फेजर बनाना है तो रियल वैल्यू ऑफ VR है, एकदम क्लियर रहना चाहिए। ये बेसिक है आपके पास कि आप क्या बना रहे हो, रियल वैल्यू ऑफ VR है, ये क्या होगा, इमेजिनरी वैल्यू ऑफ VR होगा। ये एंगल कितना होता है 0 डिग्री, ये एंगल कितना होता है प्लस 90 डिग्री, ये एंगल कितना होता है माइनस 90 डिग्री। अब मैग्नीट्यूड आपको पता है कि हर बार 0 आपके पास, और 90 से कहां जाना है, माइनस 90 जाना है, यस आपके पास ऐसे जा सकता है। ये इसी जगह पे ओमेगा इक्वल टू 0, क्वेश्चन नंबर 3 में भी ऐसे सॉल्व किया था मैं, इसी जगह पे ओमेगा इक्वल टू कितना है, इनफाइनाइट है, मैग्नीट्यूड 0 है, और कैसा जा रहा है, ये ऐसा जा रहा है, ओमेगा की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हो, ये ऐसा बढ़ते जा रहा है आपके पास, ये और ओमेगा इक्वल टू इनफाइनाइट पे माइनस 90 पे आपके पास एंड हो जा रहा है। तो प्लस 90 से स्टार्ट हुआ आपके पास, और फिगर भी जैसा आप देख सकते हो, फिगर में ऑप्शन से आ रहा है, तो ऑप्शन से करेक्ट हो गया।
और अगर आपको देखना है आपके पास की और भी क्या पॉसिबिलिटी है, तो मेरे को पता होना चाहिए कि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, इस वाले रीजन की अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पे क्या होगा, और अगर मैं बोलूँ कि ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी का डिफरेंस, अगर मैं बोलूँ कि ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी का डिफरेंस अगर आपके पास आर हो जाए या पॉजिटिव हो जाए, आर या पॉजिटिव, तो अगर ये आर हो गया आपके पास, तब तो एंगल ही पता चल गया, tan इनवर्स 1 हो गया 45 और ये माइनस 45 हो गया। इसका मतलब है कि वी आर का जो एंगल होगा इस जगह पे, एंगल ऑफ वी आर कितना होगा, तो एंगल ऑफ वी आर कितना होगा, माइनस 45 हो गया। माइनस 45 आपके पास हो रहा है, इसका मतलब है कि इस जगह पे डिफरेंस जो होगा वो आपके पास यहाँ पे होगा, तो ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी यहाँ पे जो होगा आपके पास, एक और सेकंड वाला ले लेता हूँ, इस जगह पे ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी का डिफरेंस अगर माइनस आर है, दैट मीन्स नेगेटिव, तो tan इनवर्स माइनस आर बाई आर, तो tan इनवर्स माइनस 1 माइनस 45 बाहर माइनस है, तो एंगल ऑफ वी आर 45 आ गया। अब एंगल ऑफ वी आर 45 आ गया, इसका मतलब ये हो गया कि ये इंटरचेंज है, ये ऊपर वाला है ये नीचे वाला है, तो इसको माइनस आर कर लेते हैं, ये 45 है, और इसको प्लस आर कर लेते हैं, माइनस 45 है। ठीक, अब एकदम सही है। अब मेरे को ये पता आपके पास कि अगर मैं बोलूं कि जो इनपुट वोल्टेज है उसका एंगल तो 0 डिग्री है, रजिस्टर का वोल्टेज का जो एंगल होगा वो करंट का भी एंगल होगा। थोड़ा सा एक्स्ट्रा बात करता हूं मैं, रजिस्टर के वोल्टेज का जो एंगल होगा वही एंगल करंट का भी होगा, क्योंकि आर के कारण तो कोई एंगल होता नहीं। इसका मतलब है कि अगर करंट लीड कर रहा है तो रजिस्टर का वोल्टेज भी लीड करेगा, और रजिस्टर का वोल्टेज लीड कर रहा है तो करंट भी लीड करेगा, और करंट लीड करेगा इसका मतलब लीडिंग पावर फैक्टर सर्किट। लीडिंग पावर फैक्टर सर्किट में जो डोमिनेटिंग होता है वो कैपेसिटी बिहेवियर होता है। तो चलो अपन देखते हैं, अगर मैं बोलूं कि ये अगर डोमिनेटिंग है 1 अपॉन ओमेगा सी ग्रेटर देन ओमेगा एल, तो डोमिनेटिंग है आपके पास जो कैपेसिटर का इंपेडेंस वो ज्यादा है, और कैपेसिटर का डोमिनेटिंग है, तो दोनों का रिएक्टेंस का डिफरेंस नेगेटिव हो गया, रजिस्टर का वोल्टेज आपके पास पॉजिटिव आ गया। इसका मतलब कि कैपेसिटी बिहेवियर है, रजिस्टर का वोल्टेज लीड कर रहा है, रजिस्टर का वोल्टेज लीड कर रहा है, मतलब इस सर्किट में करंट लीड कर रहा है, इस सर्किट में करंट लीड कर रहा है, इसका मतलब है कि पावर फैक्टर लीडिंग है। इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर जो बिहेवियर होगा वो कौन सा बिहेवियर होगा, कैपेसिटिव बिहेवियर होगा। और अगर मैं बोलूं कि दोनों का डिफरेंस आपके पास पॉजिटिव है, कब होगा, जब इंडक्टिव रिएक्टेंस इज ग्रेटर देन कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और जब इंडक्टिव रिएक्टेंस ज्यादा होगा आपके पास, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस जब भी ज्यादा होगा पावर फैक्टर क्या होता है, लैगिंग पावर फैक्टर होता है। लैगिंग पावर फैक्टर मतलब करंट क्या करता है, लैग करता है, और करंट अगर लैग कर रहा है तो रजिस्टर के वोल्टेज को भी लैग करना चाहिए। देखो रजिस्टर का वोल्टेज भी निकाल लिया माइनस 45, तो यहां पे बिहेवियर क्या है, इंडक्टिव बिहेवियर, ये इंडक्टिव बिहेवियर। तो अगर आपको इतना अच्छा फेजर डायग्राम का आइडिया है, इतना अच्छा लीडिंग या लेगिंग पावर फैक्टर का आइडिया है, तो लोकस डायग्राम में आप एडवांटेज ले सकते हो, एक्स्ट्रा आपके पास एज होगा अगर आपको लेगिंग या लीडिंग पावर फैक्टर के बारे में भी आइडिया है। तो हमेशा टेक्निकल में हमेशा चीजें डिपेंड करती है कि आप चीजें कितने अच्छे लेवल में जानते हो, कितने डेप्थ लेवल में जानते हो, तो एडवांटेज लेने का बनता है। तो मेरे को पता है कि यहाँ पे बिहेवियर कैपेसिटी है, क्लियर, क्योंकि डिफरेंस आपके पास यहाँ पे नेगेटिव होगा, तो 1 अपॉन ओमेगा सी ग्रेटर देन ओमेगा एल, तभी डिफरेंस नेगेटिव होगा। ऐसा नहीं कि मेरे को माइनस आर लेना है, कोई भी नेगेटिव वैल्यू, फिर एंगल 45 नहीं आएगा, एंगल भी कोई भी पॉजिटिव एंगल आएगा, लेकिन अगर मैं माइनस आर ले लूंगा तो फिर एक्जैक्टली 45 डिग्री आएगा। तो ये एकदम बेसिक आपके पास ऐसी पॉसिबिलिटी है। और स्पेशली जब जब आप आरएलसी नेटवर्क देख रहे हो, इसके पहले भी थर्ड क्वेश्चन जो लिया, जब भी आप आरएलसी नेटवर्क देख रहे हो, आपके पास एक सेकंड ऑर्डर नेटवर्क, तो जो लोकस है वो सर्कल वाला फॉर्म हो रहा है। जब जब आपके पास एक फर्स्ट ऑर्डर नेटवर्क था, नॉर्मली एक बेसिक फर्स्ट ऑर्डर नेटवर्क रहता है, तो वहां पे आपको एक सेमी सर्कल देखने को मिलता है। तो लोकस डायग्राम के बारे में इससे ज्यादा की नीड नहीं है कि इससे ज्यादा आप और भी पढ़े, इतना काफी है। जब भी वो एक अच्छा क्वेश्चन फ्रेम करेंगे तो 99% आप हमेशा श्योर रहेंगे कि आपसे क्वेश्चन बनने वाला है। अब कोई रैंडमली कोई एक अलग क्वेश्चन फ्रेम कर लिए तो एक अलग बात है, बट इतने कंसेप्ट के बाद आप एग्जाम देने तो जा ही सकते हो अगर आपको इतना आता है। तो आपको करना क्या है, लोकस डायग्राम जितना मैं पहला वीडियो बताया हूं, लोकस डायग्राम का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट उतना करना है। ये 4 क्वेश्चन को अच्छे से रेडी करना है जितना मैं बताया। इसके बाद आप लोकस डायग्राम से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन में एंट्री मारो, मेरे को लगता है कि बनना चाहिए। इतने कॉन्फिडेंस के साथ किसी टॉपिक को आपको अच्छे से रेडी करना चाहिए, और ऐसे हर टॉपिक को इतने अच्छे फॉर्म में रेडी करना चाहिए जहां पे आपके पास बहुत सारे पॉइंट्स हो, बहुत सारे डिस्कशन के पॉइंट्स हो, जिसमें कि लगे किसी को कि वो टॉपिक आपको इतने अच्छे से आता है। तो जब तक आपको वो टॉपिक फीलिंग वाइज अच्छा नहीं आएगा, तब तक एग्जाम में आप एंट्री मारोगे तो कभी कभी टफ सिचुएशन को हो सकता है आप हैंडल ना कर पाओ। ठीक है, तो मेरे को लगता है कि लोकस डायग्राम में आप एंजॉय किए होंगे। ये लास्ट क्वेश्चन था, ये लास्ट वीडियो था, इसके बाद लोकस डायग्राम एंड हो गया है। अगले किसी वीडियो में मैं आपसे मिलूंगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ओवरऑल लोकस डायग्राम का पूरा कंसेप्ट आपको कैसा लगा, और भी बताइएगा कि जो बाकी कोचिंग वाले स्टूडेंट्स हैं जो कहीं ना कहीं पढ़ रहे होंगे, वो लोग पहले से अगर जानते होंगे तो इट्स टू गुड, अगर पहले से नहीं जानते होंगे तो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको कैसा फील हुआ, या पहले से आप पढ़े थे तो उसके बाद आपको कैसा डिफरेंस लगा। बिल्कुल मैं वेट करूंगा आपके पास कि आपको इस पूरे टॉपिक को पढ़ने के बाद आपकी फीलिंग क्या रही। ठीक है, तो जस्ट आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल पोस्ट कीजिएगा, लोगों को भी आइडिया होगा कि इतने सारे पूरे इंडिया से लोग अपनी प्रिपरेशन कैसे कर रहे हैं। तो ठीक है, अच्छे फॉर्म में हम कनेक्टेड रहेंगे। तो फिर मैं और किसी टॉपिक को लेके नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं आपके लिए। ठीक है, तब तक ये टॉपिक आपको, मेरे को लगता है कि अच्छे फॉर्म में आप एंजॉय किए होंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।